भी समझते हैं, यदि आपने कभी होमवर्क किया हो, होमवर्क में मान लो आप पीछे रह गए, आप क्या करते हैं, अपने मित्र की कॉपी लेते हैं और उसमें से उसकी मतलब कॉपी करते हैं। एक तरह से आपकी राइटिंग अच्छी होती है, हो सकता है आपके मित्र की राइटिंग अच्छी नहीं हो, मित्र की लिखावट सही नहीं हो, तो कई बार आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है मित्रों, आप लिख रहे होते हैं, आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है, तब आप क्या करते हैं, आप अपने मित्र को नहीं पूछते हैं और अंदाज के आधार पर आप अनुमान लगाते हैं कि यहां पर ये दूसरा शब्द क्या पता ये हो सकता है। अनुमान के आधार पर आप क्या करते हैं, उस शब्द की जगह पे दूसरा शब्द लिख देते हैं। बार बार जब ये संख्या ज्यादा हो जाती है, ये इस प्रकार की जब अनुभव ज्यादा होता है, तो आप देखेंगे कई बार आपका प्रश्न बदल जाता है, आपका उत्तर बदल जाता है, यानी कि जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप कहीं दूसरी दिशा में ले जाते हैं उसको। ये प्रॉब्लम यहां आ रही थी। अगला जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नकल करते समय या प्रतिकृति बनाते समय ज्यादातर इतिहास लेखन के अंदर जो समस्याएं आती थी वो क्या आती थी, कि पांडुलिपि या दस्तावेजों के उपयोग में क्या कठिनाइयां थी। इस प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा स्टार करके, पांडुलिपि या दस्तावेजों के उपयोग में आने वाली समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती थी। देखिए दोस्तों, अभ्यास का एक खूबसूरत प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। व्यवहारिक रूप से भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप नकल करते हैं तो उसमें भी अकल चाहिए, यानी कि आपको सटीक सटीक शब्दों का वहां पे पूरा उसकी नकल करनी पड़ती है सुंदर लिखावट में। तो सबसे पहला इसके अंदर आपको ये बनाना है कि नकल करने वाले सुलेख नवीस या नकल नवीस कहलाते थे। यहां पर मैं लिखूंगा नकल कर प्रतिकृति बनाने वाले, नकल करके प्रतिकृति बनाने वाले नकल नवीस कहलाते थे। ये पहला है, ये पहला पॉइंट है मित्रों, याद रखना। नकल करके प्रतिकृति बनाने वाले नकल नवीस या सुलेख नवीस कहलाते थे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए प्रश्न की आत्मा को समझिए। यहां पर मैं लिखता हूं दूसरा पॉइंट, इसको मैं यहां पे ले आ रहा हूं। कहीं कहीं भाषा या अन्य शब्द समझ में ना आने पर, तो यहां पर लिखेंगे कहीं कहीं भाषा या अन्य शब्द समझ न आने पर क्या होता था, नहीं आने पर शब्दों को बदल दिया जाता था। उस शब्द की जगह, न आने पर उस शब्द की जगह अन्य शब्द लिख दिया जाता था। देखिए इधर से बिल्कुल आपका अनुभव लिख रहा हूं मैं, यहां पे आपका जो अनुभव होता है वही मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहां पर व्यवहारिक प्रश्न है ये। अनुमान आधारित जब आप शब्द लिखेंगे तो तीसरा पॉइंट, अनुमान आधारित शब्दों का, अनुमान आधारित शब्दों की संख्या या क्रम, संख्या या क्रम अधिक होने पर क्या होता था, जब आपका यानी कि नकल है उसकी मूल आत्मा ही चेंज हो जाती थी, पांडुलिपि की मूल जानकारी बदल जाती थी। जिस पांडुलिपि की आप नकल कर रहे हैं, पांडुलिपि की मूल जानकारी बदल जाती। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप पांडुलिपियों का उपयोग करते तो समस्या क्या आती थी। एक ग्रंथ को समझने के लिए आपको उसकी अलग अलग लोगों द्वारा, यहां पे 14 पॉइंट, अतः एक ग्रंथ को समझने के लिए, एक ग्रंथ को समझने के लिए अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई, समझने के लिए अलग अलग
लोगों द्वारा लिखी गई प्रतिकृति पढ़नी पड़ती, ये प्रॉब्लम थी। प्रश्न आता है कि पांडुलिपियों के उपयोग में क्या क्या समस्याएं थी। समस्या सीधी सीधी थी कि अनुमान के आधारित जब शब्द बदल जाते थे तब जो पांडुलिपि की जो मूल भावना है वो बदल दी जाती थी, यानी कि बदल जाती थी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी। इसलिए हमें उसी की जो अलग अलग कृतियां हैं जो अलग अलग लोगों द्वारा नकल की गई थी, इसलिए सबको पढ़ना पड़ता था। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी एक 14वीं सदी का इतिहासकार था। जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार था। उसकी 2 किताबें, देखिए दोस्तों, इसकी 2 पुस्तकों का आपको याद रखना है। एक तो लिखना है फतवाए जहांदारी, फतवाए, एक तो किताब है इसकी फतवाए जहांदारी, एक है तारीख फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही, 2 इसकी किताबें हैं। ये किताब मैंने आपको तबकाते नासिरी बताया था मिनासुस सिराज की, तो 3 किताबें हो गई आपके इस चैप्टर में। मिनासुस सिराज की तबकाते नासिरी और जियाउद्दीन बर्नी जो 14वीं सदी का इतिहासकार था उसकी किताबें हैं फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही। ये तो उसकी 2 अलग अलग किताबें हैं, इसका मैंने जिक्र किया, इसका नाम आया। इसने भी अपना जो वृत्तांत लिखा है वो 2 सालों के अंतराल पर लिखा है, इसलिए हमें अगर उसके समय की जानकारी चाहिए तो हमें दोनों ग्रंथों का अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये वो टॉपिक था जिसके बारे में इसके अंदर बताया गया था। अब इसके अंदर देखिए कुछ लिपियां, हैंड राइटिंग दी गई है, अब यहां पे लिख देते हैं। एक तो लिपि है नस्तिल्क, दूसरी लिपि है सिकस्त। ये दोनों लिपियां हैं अरबी और फारसी, दोनों भाषाओं की लिपियां, यानी कि हैंड राइटिंग्स हैं, लिपियां हैं। नस्तिल्क लिपि और सिकस्त, जैसे हिंदी की लिपि है ना देवनागरी, उसको लिखने की जो स्टाइल है, हैंड राइटिंग है, उसी तरह से यहाँ पर अरबी और फारसी की 2 लिपियों का जिक्र इस सिलेबस के अंदर फोटो के माध्यम से किया गया है, उसके पिक्चर्स दिए गए। आपको ध्यान रखना है नस्तिल्क लिपि जो थी वो धारा प्रवाह थी, यानी कि कर्सिव थी, धारा प्रवाह और सरल, याद रखना है। जो नस्तिक लिपि है वो पढ़ने में आसान थी, धारा प्रवाह थी, कर्सिव एंड इजी, कर्सिव यानी कि धारा प्रवाह एंड इजी यानी कि आसान, पढ़ने में इजी थी ये नस्तिल्क। लेकिन जो शिकस्त लिपि थी वो सघन थी, यानी कि उसके जो शब्द थे वो बहुत ही पास पास से, सघन, संक्षिप्त और कठिन, सघन, संक्षिप्त और कठिन, डेंसिव एंड डिफिकल्ट। ये जो 2 लिपियां इसका जिक्र आया था आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने कर दिया नस्तिल्क और सिकस्त। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है, बहुत ही आसानी के साथ समझना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो दिए इसके, और वो दोनों ही वीडियो बहुत सरल भाषा में देने की कोशिश की थी। देखिए शुरू यहां से हुआ, इतिहासकार और उसके स्रोत, ध्यान से समझिएगा। मध्यकाल के टाइम पीरियड मैंने बताया, और इस मध्यकाल के अंदर सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य और लिखित सामग्री, ये आपके दिया है, इनका इस्तेमाल लोग करने लगे। इसमें भी जो लिखित सामग्री थी उसके अंदर ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और लिखित सामग्री का आधार बना कागज। कागज इसका आविष्कार चीन के अंदर हुआ था। इसका जब प्रचलन बढ़ा तो बहुत सारे दस्तावेज इसके अंदर लिखे गए, इसके ऊपर लिखे गए, जैसे धर्म की किताबें, शासकों ने अपने वृत्तांत लिखवाए अपने दरबारियों से, संतों के लेख और उपदेश, पिटीशन की अर्जियां, जो न्यायिक दस्तावेज होता था। इसके अलावा ये देखिए अदालतों के दस्तावेज, हिसाब के, कर के खाते, ये सारी चीजें कागजों पर आई। और एक संस्था यानी कि एक अलग प्रकार की जो संगठन है उसका निर्माण हुआ, जिसको कहा गया अभिलेखागार। अभिलेख प्लस आगार, ये देखिए, अभिलेख यानी दस्तावेज, आगार यानी कि स्थान, दस्तावेजों को रखने का जो स्थान था, ऐसा स्थान जहां पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे जाते थे, उनको कहा गया
अभिलेखागार यानी कि आर्काइव्स। अब देखिए उस जमाने में आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए सुलेख नवीस या नकल नवीसों द्वारा नकल की जाती थी, कॉपियों की प्रतिकृति बनाई जाती थी। फोटोकॉपी जिसको आप बोलते हैं जेरोक्स, वो कॉपी बनाई जाती थी हाथ से लिख करके, उसको लिखने वाला सुलेख नवीस कहलाता था। प्रॉब्लम ये आती थी कि कई बार वो लोग नकल करते थे तो कोई न कोई शब्द चेंज कर देते थे। जब ऐसे शब्द अलग अन्य शब्द समझ में नहीं आता था, तो जब ऐसे शब्द ज्यादा हो जाते थे ना, तो पांडुलिपि की जो मूल जानकारी है वो चेंज हो जाती थी। इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। देखिए नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये आपका नंबर 3 और ये आपका 4। फिर एक इतिहासकार का नाम आया है जियाउद्दीन बर्नी। उसकी 2 किताबें फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही, टाइम पीरियड 14वीं सदी। 3 किताबें हो गई मित्रों, तबकात नासिरी मिनास से सिराज की, और जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही। ये 3 किताबें आपको याद रखनी है, मध्यकाल की काफी चर्चित किताबें हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो तीसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है, जो मैं आपके लिए लेके आया था, इतिहासकार और उनके स्रोत। अगले वीडियो श्रृंखला में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।